नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हमारा आखिरी एनिमल टिश्यू, वो है नर्वस टिश्यू या फिर हम उसको और क्या बोल सकते हैं, न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे न्यूरल टिश्यू के बारे में कि कैसे ह्यूमन बॉडी में नर्व्स अरेंज होते हैं या नर्व्स कैसे नर्व फाइबर से बनते हैं या नर्व्स कैसे नर्व फाइबर से बनते हैं, राइट। नर्व सेल्स क्या होते हैं, उनमें क्या क्या ऑर्गेनेलीज होती हैं, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है और वो कैसे हमारी बॉडी में काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, पिछली क्लासेस में हमने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर लिया, कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया और हमने मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हमारा हम लास्ट टिश्यू करने वाले हैं, वो है न्यूरल टिश्यू। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अब ये क्या दिख रही है आपको, ये ह्यूमन बॉडी दिख रही है आपको, राइट। और ह्यूमन बॉडी में से कहाँ कहाँ से नर्व्स आ रही हैं, ब्रेन से आ रही हैं, राइट, एंड स्पाइनल कॉर्ड से आ रही हैं। ठीक है, समझ आ रही है इतनी सी बात। जो नर्व्स आती हैं ब्रेन से उनको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, CNS। क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। और जो नर्व्स यहाँ पे आपको येलो कलर की दिखाई जा रही हैं वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि पूरी बॉडी में जाती है, जो कि कहाँ जाती है, पूरी बॉडी में एक्सटेंड होती हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो ये क्या है, सारी नर्व्स का क्या है, ये नेटवर्क है, राइट। अब जब न्यूरल टिश्यू या फिर जब हमने मस्कुलर टिश्यू की बात करी थी तो सबसे पहली बात आती है कि भाई ये मस्कुलर टिश्यू ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था। हमने पढ़ा था M फॉर मसल एंड M फॉर मेसोडर्म, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, और कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे जो कि मेसोडर्म से ओरिजिनेट नहीं होते थे, राइट। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं न्यूरल टिश्यू की, तो हम ये देखेंगे कि न्यूरल टिश्यू आता कहाँ से या नर्वस टिश्यू आता कहाँ से है, राइट। तो जाएंगे हम वापस हमारे एनिमल किंगडम पे। कहाँ जाएंगे हम, हमारे एनिमल किंगडम पे जाएंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा साइड देते हैं। जब हमने कॉर्डेट का डायग्राम बनाया था, ये पोस्ट एनल टेल वाला डायग्राम याद है आपको, हमने यहाँ पे क्या बनाई थी, एक एक्टोडर्म की जगह पर हमने क्या बनाया था, यहाँ पे एक नर्व कॉर्ड बनाई थी, एक क्या बनाई थी, नर्व कॉर्ड बनाई थी हमने, जो कि क्या थी, डॉर्सल सरफेस के ऊपर थी। इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था नर्व कॉर्ड। क्या बोला था, नर्व कॉर्ड। तो बच्चों ये क्या थी, डॉर्सल सरफेस पे थी, और क्योंकि ये डॉर्सल सरफेस पे थी, एक्टोडर्म के पास में थी, तो हमने और क्या याद किया था कि ये किससे ओरिजिनेट हुई है, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुई है। किससे ओरिजिनेट हुई है, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, जब नर्व कॉर्ड जो कि आगे जाके नर्वस सिस्टम बनाने वाला है, वो अगर एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है तो नर्वस सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट होएगा, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होगा कि नहीं होगा। आई बात समझ। तो पीछे चलते हैं वापस और यहाँ पे ज़रा कलर भी बदल लेते हैं और पेन का थोड़ा पॉइंट भी पतला कर लेते हैं, राइट। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ और नर्वस टिश्यू के बारे में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। So the neural tissue in general develops from the ectoderm of the embryo। जो एक्टोडर्म होती है उससे एम्ब्रियो की ओरिजिनेट होता है। समझ आ गई इतनी बात। एम्ब्रियो में हम हमेशा पढ़ते हैं 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, राइट। तो जो एक्टोडर्म होती है, जो एक्सटीरियर सबसे जर्मिनल लेयर होती है, सबसे एक्सटर्नल जर्मिनल लेयर जो होती है, बाहर की जो जर्मिनल लेयर होती है, उससे हमारा न्यूरल टिश्यू ओरिजिनेट होता है, राइट। लेकिन जैसे मस्कुलर टिश्यू में एक्सेप्शन था आइरस ऑफ द मसल्स का और सलाइवरी ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स और ममेरी ग्लैंड्स के मायो एपिथेलियल सेल्स का, वैसे ही यहाँ पे एक एक्सेप्शन है किसका, माइक्रोग्लायोसाइट्स का। क्या है, माइक्रोग्लायोसाइट्स का एक्सेप्शन है कि ये कहाँ से अराइज होती हैं या कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, मेसोडर्म से ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ पे मैं स्टार बना रही हूँ क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है, लेकिन किसके अंडर आएगा, ये नर्वस टिश्यू के अंडर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा है तो ये मसल सेल में चला जाएगा, नहीं, राइट। और ये भी आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि ये M से स्टार्ट होना है,
बस आपको ये याद रखना है कि माइक्रोग्लियल साइट्स या फिर माइक्रोग्लियल सेल्स या फिर माइक्रोग्लियोसाइट्स क्योंकि ओरिजिनेट होते हैं मेसोडर्म से, लेकिन आएंगे कहाँ, न्यूरल टिश्यू के अंडर ही आएंगे। ठीक है, एम से एम आप याद रख सकते हो, बस इतना मैं आपको टिप दे रही हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, ये किसका था, हमारे कॉर्डेट का डायग्राम था। ये किसका था डायग्राम, कॉर्डेट का डायग्राम था। आपको अगर याद हो, मैंने आपको ये एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा स्टार्ट करने से पहले बताया था, या फिर जब हमने स्टार्ट किया था तब बताया था, राइट। ठीक है, अब स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या हैं। हमने मस्कुलर टिश्यू में दो स्पेशल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कि जो मस्कुलर टिश्यू होगा वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, राइट। और एक हमने पढ़ी थी एक्साइटेबिलिटी, मतलब उसको किसी भी न्यूरो ट्रांसमीटर से या न्यूरो सिग्नल से उसको हम एक्साइट कर सकते हैं, उनमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही नर्वस टिश्यू की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली है एक्साइटेबिलिटी, दूसरी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंडक्ट करना और एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक पहुंचाना, या फिर एक नर्व सेल से किसी टारगेट टिश्यू तक पहुंचाना। तो इसको पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, कंडक्ट करना होगा ना। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, जैसे कि आपने एक बिजली की तार लगाई, उसको आपने इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ा, इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी वहाँ से जोड़ा, और वो तार जुड़ रही है एक बल्ब में। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने, ये प्लग का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आपने तार लगा के इस तार को किससे जोड़ दिया, एक बल्ब से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, एक बल्ब से जोड़ दिया। अब जब आप इसका बटन ऑन करेंगे, जब आप इसका क्या करेंगे, बटन ऑन करेंगे, इसको कर दिया है हमने ऑन। ठीक है, इसको जब हमने ऑन किया तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होएगी और कंडक्ट होके यहाँ ये बल्ब जलेगा ना, ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। ये क्या हुई, ये कंडक्टिविटी हुई, कि मतलब ये वायर ने क्या किया, इलेक्ट्रिक सिग्नल को, इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल को कंडक्ट किया। सो स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द नर्वस टिश्यू आर एक्साइटेबिलिटी, मतलब जो मसल सेल्स हो सकते थे एक्साइट हो सकते थे, एंड कंडक्टिविटी की वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, नर्वस टिश्यू क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कंडक्ट कर सकता है। एक्साइटेबिलिटी इज द एबिलिटी टू इनिशिएट नर्व इम्पल्सेस इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मिला और उसके अगेंस्ट कोई क्या करना, रिस्पॉन्स करना, राइट। आउटसाइड एंड इनसाइड द बॉडी चेंजेस में हो सकते हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज एक्साइटेबिलिटी, कि बाहर से हमारे को कोई स्टिमुलस मिला, मतलब किसी ने हमारे को गर्म ऐसे कुछ टच करा, और या फिर हमने किसी चीज़ को गर्म को टच किया, ठीक है, और क्या हुआ, हमने हमारा हाथ पीछे खींच लिया, तो बाहर क्या चेंज हुआ, बाहर टेम्परेचर चेंज हुआ किसी का। या फिर आप अपना मौसम देख लो, जैसे ही सर्दी होगी तो बाहर का जब चीज़ चेंज हुई, बॉडी के बाहर की चीज़ कोई चेंज हुई, टेम्परेचर चेंज हुआ, हमें सर्दी लगी, हमने क्या कर लिया, कपड़े पहन लिए, राइट, स्वेटर पहन लिए, जैकेट पहन लिए, ये हो गई एक्साइटेबिलिटी। कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि अबिलिटी टू ट्रांसमिट अ नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स आया उसको हमारी स्किन ब्रेन तक लेके गई, और ब्रेन ने वापस मोटर नर्व से सिग्नल भेजा कि भाई क्या करो, तुम स्वेटर पहन लो। ठीक है, तो हमारे हाथ की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होएगा, वो स्वेटर निकालेगा, उठाएगा और पहन लेगा। इतनी बात समझ आ गई। सो पोटेंशियल चेंज इन द मेम्ब्रेन ऑफ अ नर्व सेल, राइट। अब रिएक्शन क्या होगा, एक रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, अब जो हमने किया कि हमने स्वेटर निकाल के पहन लिया, उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होगा, हमें ठंड लगेगी, क्या होगा, ठंड लगेगी, पेन होगा, या रिस्पॉन्स अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे सर्दी में हमें ठंड लगी, किसी ने हमें पिन चुबाई तो पेन होगा, राइट। और सम एक्टिविटीज सच एज अ मसल कॉन्ट्रैक्शन और ग्लैंडुलर सिक्रीशन, या फिर हमें कभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है, हमें डर लग रहा है तो हमारी क्या होंगे, जो रोंगटे हैं हमारे, राइट, जो हमारे क्या है, इरेक्टर पिलाई की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जो हमारे ये रोंगटे हैं ये खड़े हो जाएंगे, गूज बम्प्स आ जाएंगे, राइट। ऐसा तब भी होता है जब हमें ठंड लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करना चाहती है, बॉडी की हीट को कंजर्व करना चाहती है। तो जो हमने इरेक्टर पिलाई की जो मसल्स कल पड़ी थी उनको ये क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, ताकि हमारी हीट बॉडी की
क्या हो, कंजर्व हो जाए, बच जाए। ठीक है, अब न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या है, जैसे सेल हमारी बॉडी का, सेल एनिमल बॉडी का क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, वैसे ही न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। इतनी बात समझ आ गई, क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू है, राइट। अब न्यूरॉन्स देखो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू है। अब ये क्या है, ये एक टिपिकल न्यूरॉन का डायग्राम है। ठीक है, अब जो न्यूरॉन का डायग्राम है, उस डायग्राम को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं कि ये जो आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये है सेल की बॉडी, ये क्या है, सेल की बॉडी है। और ये जो पीछे है, ये क्या है, न्यूराइट है, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूराइट बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सोमा, राइट, या फिर क्या बोलेंगे, सेल बॉडी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, न्यूराइट बोलेंगे, राइट। अब ये क्या है, ये पूरी सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस दिख रहा है, क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, यूनी न्यूक्लिएट है ये, राइट। एंड आपको कुछ एक्सटेंशंस दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, एक्सटेंशंस दिख रहे हैं, ट्री लाइक एक्सटेंशंस। क्यों इनको डेंड्राइट्स बोला है, क्योंकि डेंड्रो का मतलब होता है ट्री, ट्री की ब्रांचेस, राइट। अब यहाँ पे क्या निकल रही है, सेल बॉडी में से, सेल बॉडी में से निकल रही हैं ब्रांचेस, जिनको बोल रहे हैं ट्री ब्रांचेस। इसलिए इनको क्या बोला गया, डेंड्राइट्स बोला गया, क्योंकि ये पेड़ की टहनियों से मैच करती हैं, रिजेंबल करती हैं, उनकी जैसे दिखती हैं। अब फिर यहाँ पे क्या है, एक डेंड्राइट बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो गया है, ठीक है, और ये डेंड्राइट जो इलोंगेट हुआ है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, राइट। अब जहाँ से एक्सॉन चालू होता है, उस टिप को हम क्या बोलते हैं, उस टिप को हम बोलते हैं एक्सॉन हिल्लॉक। क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिल्लॉक। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, टिप बोल रहे हैं ना, मतलब चोटी, किसी चीज़ का एकदम टिप, शुरुआत। तो टिप किसकी होती है, हिल की होती है ना, हिल की, पहाड़ की होती है, उससे आप याद रखेंगे एक्सॉन हिल्लॉक। ये क्या होगी, ये लॉन्ग डेंड्राइट है, ये क्या बन गई, एक्सॉन बन गई। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कुछ कुछ जगह पे कवरिंग होगी। किसकी कवरिंग होगी, माइलिन शीथ की कवरिंग होगी, ठीक है। वो माइलिन शीथ की कवरिंग कौन बना के जाएगा, ये श्वान सेल्स बना के जाएंगे। और ये कवरिंग रेगुलर नहीं होगी, कुछ कुछ हिस्सों में ये कवरिंग नहीं होगी। जैसे आपको ये बीच में नीला नीला हिस्सा दिख रहा है, जहाँ पे माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं है, उस जगह को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर, राइट, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, जो कि ये एक्सॉन है, जो ये एक्सॉन के जो एंड पार्ट्स हैं, उनको हमने क्या बोला, उनको हमने बोला एक्सॉन के टर्मिनल या फिर टर्मिनल आर्बोराइजेशंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये नोड ऑफ रैनवियर आप कैसे याद रखेंगे, जब भी हम एक प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, और जहाँ पे प्लांट में से लीव्स निकलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और बीच वाली जगह को, इसको मैं अलग अलग कलर से अगर करूँ, तो ये जहाँ से ये लीव्स निकल रही हैं, इस जगह को हम कहेंगे नोड। और जो ये बीच वाला हिस्सा है, इसको हम क्या कहेंगे, दो नोड्स के बीच वाले जगह को हम क्या कहेंगे, इंटरनोड। क्या कहेंगे, इंटरनोड। वैसे ही दो श्वान सेल्स या दो माइलिनेटेड शीथ की जगह के बीच वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, इंटरनोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरनोड बोलेंगे। और जहाँ पे माइलिन शीथ है, उसको हम क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रैनवियर। ये समझ आ गई, ये एक न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, बाकी चीज़ें सारी यही आएंगी, ठीक है। हर न्यूरॉन में क्या क्या होता है, सेल बॉडी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोन बोलते हैं, या फिर पेरिकार्योन बोल सकते हैं, सोमा बोलते हैं। और क्या होगा, नर्व फाइबर होगा। क्या होगा, एक्सॉन होगा।
जो ये एक डेंड्राइट लंबा हो गया, इसको क्या बोला हमने? एक्सॉन बोला। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात। एक बार मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि जो सेल बॉडी है, जो सेल बॉडी है, राइट, ये क्या है? हमारी सेल बॉडी बना रही हूँ मैं। ये क्या बना रही हूँ? सेल की बॉडी बना रही हूँ, राइट। तो इस बॉडी को हम क्या बोल रहे हैं? सेल बॉडी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सेल की बॉडी बोल रहे हैं, राइट। अब सेल में से क्या निकल गई? 3 डेंड्राइट्स निकल गए, 3 डेंड्रिकल प्रोसेसेस निकल गए, डेंड्राइट्स निकल गए। अब यहाँ पे एक डेंड्राइट क्या हो गया? इलोंगेट हो गया। क्या हो गया? इलोंगेट हो गया। और इसके एक्सटेंशंस निकल गए। क्या निकल गए? इसके एक्सटेंशंस निकल गए। एंड ये क्या है? ये एक्सॉन के टर्मिनल आर्बोराइजेशंस हैं। और यहाँ पे क्या है? टर्मिनल नॉब्स हैं, जहाँ पे से क्या होगा? कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकल कर आएगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर में क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा। इसको दूसरे कलर से अगर हम बनाएं तो यहाँ पे सेंटर में क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा, राइट। इसकी अगर हम मार्किंग करें तो ये क्या है? ये है डेंड्राइट्स। क्या है? ये डेंड्राइट्स हैं। ये पूरा क्या है? येलो पार्ट, ये पूरा एक्सॉन है। क्या है? ये एक्सॉन है। और ये क्या है? एक्सॉन के क्या है? टर्मिनल आर्बोराइजेशंस। क्या है? टर्मिनल आर्बोराइजेशंस है। ठीक है, जहाँ से क्या निकलेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे। या तो वो किसी दूसरी नर्व सेल को, न्यूरॉन को एक्साइट करेंगे, या फिर वो किसी सेल पे जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट, ये हमारा एक जनरल न्यूरॉन सेल का एग्जाम्पल था, राइट। अब साइटोन की जब हम बात करें, सो द साइटोन कंटेन्स ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसको और क्या बोला गया है? न्यूरोप्लाज्म भी बोला गया है। उसमें क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा। हमने बनाया ग्रीन कलर का न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, फैट ग्लोब्यूल्स, निसल ग्रैन्यूल्स एंड न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर। Nissel granules are comparatively large and irregular mass of ribosomes and rough endoplasmic reticulum। अब क्या होता है? जो निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं, यहाँ पे जो निसल ग्रैन्यूल्स की बात हो रही है, निसल्स ग्रैन्यूल्स की जो बात हो रही है, वो क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है कि जब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसी होती है ना, राइट। इसका क्या काम होता है? ये किससे कनेक्टेड होती है इवेंचुअली? ये इसके ऊपर कौन होते हैं? इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, जो कि क्या बना रहे होते हैं? प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। इसलिए ये कैसे दिखते हैं? रफ दिखते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। और वो राइबोसोम्स क्या बना रहे होते हैं? प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। मतलब क्या चल रहा होता है उनमें? ट्रांसलेशन चल रहा होता है। सो दे प्रोबेबली सिंथेसाइज प्रोटीन्स इन द सेल्स। ठीक है, समझ आ गई। प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स के 2 प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस मतलब इलोंगेशन। एक है डेंड्राइट्स और दूसरा कौन सा है? लंबा डेंड्राइट, जिसको क्या बोला है? डेंड्रॉन को एक्सॉन बोला है। कौन कौन से हैं? उन प्रोसेसेस को बोलते हैं न्यूराइट्स। मैंने न्यूराइट्स बताया था, न्यूराइट्स बोला था ना मैंने, जब फर्स्ट डायग्राम हम कर रहे थे न्यूरॉन्स का। तो 2 न्यूराइट्स हैं, एक है एक्सॉन और एक है डेंड्राइट्स। ठीक है, ओके। The latter are of 2 types, dendrites, dendrons and an axon or axis cylinder। तो कई बार हम एक्सॉन को एक्सिस सिलेंडर भी बोल सकते हैं। डेंड्राइट्स एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। हमने डायग्राम में 3 बनाए थे, राइट। बट जो एक्सॉन है वो एक ही होता है हमेशा।
डेंड्राइट्स आर यूजुअली शॉर्टर टेपरिंग प्रोसेसेस, लेकिन एक्सॉन काफ़ी लंबा होता है क्योंकि उसमें से क्या होगा, सिग्नल ट्रांसमिट होगा, कंडक्ट होगा। एक्सॉन यूजुअली लंबा प्रोसेस होता है, लंबा स्ट्रक्चर होता है और यूनिफॉर्म थिकनेस वाला होता है। मतलब कि क्या यूनिफॉर्म थिकनेस वाला होता है, मतलब क्या, जैसे थिकनेस ऊपर है वैसी ही थिकनेस नीचे रहेगी। लेकिन जो डेंड्राइट्स है वो मोटे पतले हो सकते हैं, राइट, समझ आई बात? ओके, अब नेक्स्ट, एक्सॉन इज यूजुअली लॉन्ग प्रोसेसेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। द पार्ट ऑफ साइटोन फ्रॉम वेयर द एक्सॉन अराइजेज इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। ये भी हमने देख लिया, ठीक है। ओके, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, अब ये जो एक्सॉन हिलॉक होता है, ये ऐसे मान लो अभी हमारी बॉडी की सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या है, हमारी गर्दन है। यहाँ से अगर हमारा कुछ भी होता है, यहाँ पे अगर कट लगता है तो डेथ हो सकती है। हमारी जो क्या होता है, जब किसी क्रिमिनल को फांसी होती है तो यहीं से ही चढ़ाते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया, राइट। तो जो न्यूरॉन की क्या है, गर्दन है, सेल बॉडी क्या हो गया, सर हो गया और नीचे की बॉडी हो गई। तो जो गर्दन वाली जगह है ये बहुत सेंसिटिव होती है। क्या होती है, सेंसिटिव पार्ट होता है किसका, न्यूरॉन का। एक्सॉन एंड्स इन ग्रुप ऑफ ब्रांचेस, टर्मिनल आर्बोराइजेशन, एक्सॉन एंडिंग्स या फिर प्री साइनॉप्टिक नॉब भी हम उसको बोल सकते हैं। लैटर एंड ऑन अदर न्यूरॉन्स, मसल फाइबर्स या ग्लैंड सेल्स। या तो क्या होगा, एक मान लीजिए ये क्या है, एक क्या है, सेल बॉडी है, उसका ये एक्सॉन है, उसके प्री साइनॉप्टिक नॉब्स हैं, ठीक है। अब या तो ये किसी एक और न्यूरॉन पे जाके अटकेगा, या तो ये क्या होगा, किसी एक और न्यूरॉन पे जाके अटकेगा, या फिर ये क्या हो सकता है, किसी टारगेट टिश्यू पे जाके अटके, या फिर ये क्या हो सकता है, किसी टारगेट टिश्यू पे जाके ख़त्म हो, या फिर ये क्या हो सकता है, किसी मसल पे जाके ये क्या हो, फिनिश हो, ताकि यहाँ पे क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये ग्लैंड सेल्स हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्रीशन होगा। किसी भी चीज़ का क्या होगा, सिक्रीशन हो सकता है, राइट। सो लैटर एंड ऑन आइदर न्यूरॉन्स, मसल फाइबर्स एंड ग्लैंड सेल्स, राइट। सर्टन एक्सॉन्स ऑल्सो गिव राइज टू साइड ब्रांचेस। अगर वहाँ से कोई साइड ब्रांच निकल रही है उसको बोलेंगे कोलैटरल फाइबर्स। न्यूरोप्लाज्म, अब न्यूरोप्लाज्म क्या है, तो एक्सॉन में जो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसको क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म। सो द न्यूरोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन कंटेन्स अबंडेंट न्यूरोफिब्रिल्स and mitochondria but nissel granules, Golgi bodies and ribosomes and flat globules are absent. अब जो एक्सॉन है, जो सेल बॉडी के जो नीचे वाला पार्ट है, राइट, सेल बॉडी के जो नीचे वाला पार्ट है जिसको हम एक्सॉन बोल रहे हैं, उसमें क्या क्या होगा, न्यूरोप्लाज्म तो होगा। न्यूरोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म होगा, राइट। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या होंगे, न्यूरोफिब्रिल्स होंगे, राइट। जैसे मसल में मायोफिब्रिल्स होते थे वैसे इसमें क्या होंगे, न्यूरोफिब्रिल्स होंगे, राइट। और क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एनर्जी के लिए क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। लेकिन जो निसल ग्रैन्यूल्स थे, जो प्रोटीन्स थे, वो सिर्फ कहाँ बनेंगे, ऊपर की सेल बॉडी में बनेंगे। कहाँ बनेंगे, सेल बॉडी में बनेंगे। तो यहाँ पे निसल ग्रैन्यूल्स, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स और फैट ग्लोब्यूल्स एब्सेंट होंगे, राइट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूरोप्लाज्मा ऑफ एक्सॉन आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड एक्सोलेमा एंड एक्सोप्लाज्म। तो ये जो मैंने क्या बनाया, जो साइटोप्लाज्म बनाया, तो एक्सॉन का अगर वो साइटोप्लाज्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। और जो ये मेम्ब्रेन है एक्सॉन की, इसको क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं, हमने न्यूरॉन पढ़ लिया। अब न्यूरॉन के टाइप्स भी होते हैं। एक तो होता है ए पोलर टाइप, जिसकी कोई भी क्या नहीं हो, कोई भी एक्सॉन नहीं हो, सिर्फ डेंड्राइट्स हो। ठीक है, एक तो वो होता है। एक होता है जिसमें क्या हो, डेंड्राइट्स नहीं हो, सिर्फ एक ही डेंड्रॉन हो और वो क्या बन जाए, एक्सॉन बन जाए। ठीक है,
एक होगा जिसमें 2 होंगी, बाइपोलर होंगे, कुछ होंगी जिसमें बहुत सारी होंगी, मल्टीपोलर होंगे, राइट, बहुत सारी डेंड्राइट्स होंगी, मल्टीपोलर डेंड्राइट्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलेंगे, राइट, ठीक है। और एक होगा जिसमें होगा स्यूडो यूनिपोलर, मतलब ऐसा लगेगा कि फॉल्स एक हमारे को क्या दिख रही है, डेंड्राइट दिख रही है। तो हम जो न्यूरॉन्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन देयर बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर करें हम तो हमारे को 5 तरीके के मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 5 तरीके के मिलते हैं। सबसे पहला टाइप अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला टाइप होता है नॉन पोलर एंड अनपोलराइज्ड न्यूरॉन्स। ऐसे न्यूरॉन्स जो कि क्या बियर करते हैं, सेवरल ब्रांच्ड प्रोसेसेस, बट देर इज नो फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। मतलब सेल बॉडी ऐसी होगी, कैसी होगी, सेल बॉडी ऐसी होगी और इसमें से बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे निकले हुए होंगे। ठीक है, आपको प्रोसेसेस समझ आ रहा है ना? एक्सॉन और डेंड्राइट्स को क्या बोलते हैं, प्रोसेसेस बोल रहे हैं। लेकिन कोई भी एक ऐसी नहीं है जो एक्सॉन में बदल रही हो। ठीक है, सारी कैसी लग रही है, डेंड्राइट्स जैसी लग रही है और इसी में से कोई एक एक्सॉन भी होगी। सो कोई फंक्शनल डिफरेंस नहीं होगा प्रोसेसेस में इनटू डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। इतनी बात समझ आ गई? तो ये हो गया हमारा कौन सा, नॉन पोलर। क्या हो गया ये, नॉन पोलर न्यूरॉन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, अनपोलराइज्ड न्यूरॉन। और ये कहाँ मिलता है हमारे को, हाइड्रा में, सीलेंट्रेटा या नाइडेरियंस में हमारे को ये मिलता है। ईच प्रोसेस कैन ब्रिंग एन इम्पल्स टू द साइटोन एंड कैन टेक इट अवे फ्रॉम द साइटोन। These neurons are rare in vertebrates but occur in cnidarians such as hydra। ठीक है, अब इनमें क्या है, चीज़ क्या है यहाँ पे, कैसे आएगा कंडक्शन। सो बाहर से कहीं से भी कंडक्शन आ सकता है और कहीं से भी कंडक्शन जा सकता है। कहीं भी कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि यहीं से जाएगा और यहीं से आएगा। कहीं से भी आ सकता है और कहीं से भी इम्पल्स जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है। क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है जिसके पास क्या है, खूब सारी तो डेंड्राइट्स हैं यहाँ पे, और जो एक्सॉन है उसके क्या है, बहुत सारे प्रीसाइनेप्टिक नॉब्स हैं, राइट। अब यहाँ से भी आ सकता है इम्पल्स, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, काफ़ी सारी जगह से आपको क्या मिल सकता है, इम्पल्स मिल सकता है, राइट। एंड इम्पल्स एक ही डायरेक्शन में यूँ जाएगा, इट इज़ ऑलवेज कंडक्टेड इन वन डायरेक्शन एंड फ्रॉम हियर आपको यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलेंगे प्रीसाइनेप्टिक नॉब्स में से। ठीक है, दिस इज अ मल्टीपोलर न्यूरॉन। समझ आ गई? अब बाइपोलर न्यूरॉन क्या होता है, बाइपोलर न्यूरॉन होता है एक तरफ डेंड्राइट है, सिर्फ एक ही डेंड्राइट होगी एंड एक ही क्या होगा, नीचे एक्सॉन होगा, राइट। यहाँ से जो भी इम्पल्सेस इसने कलेक्ट करे, राइट, यहाँ से जो भी इम्पल्सेस कलेक्ट करे वो सारे एक जगह पे इकट्ठे होकर यहाँ पे एक ही सेल बॉडी में आएंगे। क्या आएंगे, एक ही सेल बॉडी में आएंगे और यहाँ एक्सॉन से बाहर न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मतलब देखने में एक ऐसा लगता है कि एक सेल बॉडी है, राइट, एक सेल बॉडी है, उसमें से एक ही क्या निकल रहा है, एक प्रोसेस निकलेगा जो फर्दर जाके एक डेंड्राइट में डिवाइड हो रहा है और एक एक्सॉन में डिवाइड हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ये यूनिपोलर है, लेकिन ये क्या है, स्यूडो फॉल्स यूनिपोलर न्यूरॉन है। और यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होता है, उसमें से एक ही प्रोसेस बाहर निकलेगा जो कि डेंड्राइट्स भी बनाएगा और एक्सॉन भी बनाएगा। समझ आई इतनी सी बात, राइट। So we come to unipolar neurons. Such neurons have single process which arises from the cyton. True unipolar neurons with an axon and no dendrite. Dendrite नहीं है यहाँ पे, found in early embryos. Right, early embryos of invertebrates and certain vertebrates. ठीक है, ये कौन सा वाला था जिसमें एक सेल बॉडी थी, एक ही उसमें से क्या निकला, एक ही प्रोजेक्शन निकला, यहाँ पे थोड़े से ऐसे कुछ प्रोसेसेस बन गए थे और यहाँ पे क्या था, सीधा
प्री साइनेप्टिक नॉब्स थे, ठीक है। दिस वाज द यूनिपोलर न्यूरॉन। ये इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं और कुछ एक वर्टिब्रेट्स में होते हैं। स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कौन सा था? जिसमें सेल बॉडी में से एक प्रोसेस निकलता है जो एक तरफ जाके एक्सॉन बनाता है और एक तरफ जाके क्या बनाता है? डेंड्राइट्स बनाता है, राइट? समझ आ गई? सो अ सिंगल प्रोसेस अराइजेस फ्रॉम द साइटोन एंड देन डिवाइड्स इनटू एक्सॉन एंड डेंड्राइट. Such neurons are termed as pseudo-unipolar neurons, and in adult vertebrates, dorsal root ganglia of spinal nerves. हमारे में जो dorsal root ganglia होते हैं vertebrates में possess pseudo-unipolar neurons, right? Bipolar neurons कौन से होते हैं? जिसमें बीच में होती है सेल बॉडी, जिसमें क्या होती है? बीच में होती है सेल बॉडी और ऊपर एक क्या निकल रहा होता है? प्रोसेस, जो कि डेंड्राइट की तरह काम करता है, और नीचे एक होती है एक्सॉन, बीच में ये क्या है? सेल बॉडी है, बीच में क्या है? सेल बॉडी है, और यहाँ से इसकी क्या निकल रहे होंगे? साइनेप्टिक नॉब्स या फिर टर्मिनल आर्बोराइजेशंस, राइट? एंड एक्सॉन एट वन एंड एंड डेंड्राइट एट अनदर, राइट? ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द रेटिना. हमारी आईज में जो भी सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, हमारे जो भी क्या होंगे? सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि रेटिना में ऑफ आईज, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एंड कॉक्लियर एंड वेस्टिब्यूलर गैंग्लिया. कॉक्लिया एंड वेस्टिब्यूल आर द पार्ट्स ऑफ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ ऑफ इंटरनल ईयर. ईयर में, नोज क्या होती है? जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, ये किसकी है? नोज. हमारे नॉस्ट्रल्स में जो स्किन सेल्स हैं, एपिथेलियम है, वहाँ पे क्या मिलेंगे हमारे को? बाइपोलर न्यूरॉन्स मिलेंगे. समझ आ गई? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, दीज न्यूरॉन्स हैव सेवरल डेंड्राइट्स. ये जो नॉर्मल हमारा वाला था जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, राइट, जो हमने फर्स्ट डायग्राम में पढ़ा था, और एक डेंड्राइट एक्सटेंड करके क्या बना देगा? ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। एक डेंड्राइट एक्सटेंड करके क्या बना देगा? ऐसे बनता है ये, ठीक है। अब इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये डेंड्राइट्स हो जाएंगी हमारी, राइट, और यहाँ ये एक्सॉन हो गई, एंड ये ऐसे इसमें से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेल बॉडी, राइट, ये हो गए डेंड्रॉन्स, एंड ये क्या हो गया? एक्सॉन हो गया, ठीक है। समझ आ गई बात? ओके, सो दीज न्यूरॉन्स हैव सेवरल डेंड्राइट्स. खूब सारे डेंड्राइट्स हैं और एक एक्सॉन है. मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स, जो कि ना मोटर होते हैं ना सेंसरी होते हैं, वो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, और ये सबसे कॉमन टाइप की न्यूरॉन्स होते हैं, राइट। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स अकर इन ग्रे मैटर. क्या होता है? जो ग्रे मैटर होता है ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे ये हमारे को मिलते हैं, जहाँ पे हमारे को क्या मिलेंगे? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, राइट। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अभी हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मतलब न्यूरॉन की शक्ल के बेसिस पे हमने बोला कि न्यूरॉन्स 5 तरीके के होते हैं. कौन कौन से होते हैं जल्दी बता दो. एक तो क्या होते हैं अनपोलराइज, मतलब ए पोलर, कोई भी क्या नहीं है, एक्सॉन डेंड्रॉन में डिफ्रेंसिएशन नहीं है. दूसरा क्या होता है यूनिपोलर, मतलब एक ही प्रोसेस होगा और डेंड्राइट्स नहीं होंगी, और क्या होगा एक्सॉन होगा और एक्सॉन के टर्मिनल आर्बोराइजेशंस होंगे. फिर यूनिपोलर हमने किया तो यूनिपोलर में स्यूडो यूनिपोलर, राइट, कि एक प्रोसेस निकला जो कि एक उसमें डेंड्राइट में चेंज हो गया और एक किस में चेंज हो गया, एक्सॉन में. देन हमने पढ़ा बाइपोलर कि एक प्रोसेस एक ही सेल बॉडी में से ऊपर से निकल गया क्या, डेंड्राइट, नीचे से निकल गया एक्सॉन. और पांचवा कौन सा था, मल्टीपोलर, जिसमें कि सेल बॉडी में से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकल रहे थे और एक एक्सॉन निकल रहा था. सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अब फंक्शन पे अगर हम देखें कि कौन से न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन से दिमाग तक लेके जा रहे हैं और कौन से न्यूरॉन्स दिमाग से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस सिग्नल लेकर आ रहे हैं सेंस ऑर्गन्स तक, ठीक है. तो सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंस ऑर्गन से, सेंसरी न्यूरॉन्स मतलब जो कि सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल लेकर जाएंगे. वो कौन से न्यूरॉन्स होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है. दे कनेक्ट द सेंस ऑर्गन्स विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होगा, या तो क्या होगा ब्रेन होगा या फिर क्या होगा स्पाइनल कॉर्ड होगी, राइट, ठीक है.
दे ब्रिंग सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम दी सेंस ऑर्गन्स टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब हमने किसी गर्म, ये क्या है, ये गर्म चीज़ है, हमने इसको टच किया, ठीक है, मैंने इसको टच किया, अब यहाँ से जो न्यूरॉन्स इस सिग्नल को लेके जाएंगे कि ये चीज़ गर्म है, तो ये जो न्यूरॉन्स सेंसरी, मेरी स्किन को लगा ना गर्म, तो इस स्किन के अंदर जो भी सेंसरी जो भी न्यूरॉन्स होंगे जो सिग्नल लेके जाएंगे मेरे ब्रेन तक कि ये चीज़ गर्म है, ये क्या हो गया, एक सिग्नल हो गया। अब इनको क्या बोलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स। अब जो सिग्नल वापस लेकर आएंगे, ब्रेन से सिग्नल आएगा कि हाथ हटा लो, वो यहाँ तक आएगा और यहाँ से मैं हाथ ऐसे पीछे हटा लूँगी, वो कौन से न्यूरॉन्स होंगे, मोटर न्यूरॉन्स होंगे, राइट। सो दे कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दी इफेक्टर्स या फिर मसल्स एंड ग्लैंड्स। और जो क्या करेंगे, जो सेंस ऑर्गन से या फिर ग्लैंड से या फिर किसी भी सेल या टिश्यू से इम्पल्स वापस लेकर आएंगे सीएनएस से, और कहाँ से, सीएनएस से और स्पाइनल कॉर्ड से, वो क्या बोलेंगे, हम उनको मोटर न्यूरॉन्स बोलेंगे। क्योंकि सोर्स कौन है यहाँ पे, सोर्स हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो आप कैसे याद रखोगे, मोटर। तो मोटर क्या करती है, ऐसे जगह से पानी खींचती है जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स बोलेंगे। ऐसे जगह को हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हो। तो मोटर क्या करती है, ज़्यादा वाली जगह से चीज़ को खींचती है और कम वाली जगह पे भेज देती है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। दे कैरी मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस क्या हुआ, सोर्स हो गया, सीएनएस क्या हुआ, सोर्स हो गया, टू दी अफेक्टर्स, जिन पे इफेक्ट होने वाला है। समझ आई इतनी सी बात। इंटर न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये बीच वाले न्यूरॉन्स होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक न्यूरॉन यहाँ से बहुत लंबा था, वो एक ही न्यूरॉन था जिसके यहाँ पे तो डेंड्राइट्स थे और यहाँ पे क्या थे, साइनेप्टिक नॉब्स थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे न्यूरॉन्स की क्या लगी, झड़ी लगी, लाइन बनी, ट्रेन बनी, तब जाके यहाँ पे हमारे पास इम्पल्स पहुंचा और यहाँ से इम्पल्स यहाँ पहुंचा। ठीक है, सो दे आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अकर बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स फॉर डिस्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। अब आप मानो कि आपकी पैर की सबसे छोटी वाली उंगली में चोट लग गई, ठीक है, आप चल रहे हो और आपका ध्यान कहीं और, आपका बढ़ गया पाँव टक। तो मान लो अगर एक ही न्यूरॉन होगा तो क्या कोई इतना बड़ा न्यूरॉन हो सकता है, नहीं हो सकता ना। काफ़ी सारे न्यूरॉन्स को ज्वाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो वो न्यूरॉन्स जो ज्वाइन होते हैं बीच में, जो वो ट्रेन के डिब्बे की तरह काम करते हैं, इंजन से लेके लास्ट ट्रेन के डिब्बे तक के जो बीच में जो डिब्बे होते हैं, बीच में जो न्यूरॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इंटर न्यूरॉन्स बोलेंगे या फिर रिलेइंग न्यूरॉन्स बोलेंगे। आपने रिले रेस खेली होगी, राइट। तो क्या होता है रिले रेस में, एक यहाँ पे आदमी होता है और एक आदमी लास्ट होता है जिसको लास्ट तक पहुँचना होता है। ये क्या है, ये मान लीजिए फिनिश है, ठीक है। तो एक आदमी होगा जो फिनिश तक पहुँचेगा और एक आदमी होगा जो स्टार्ट तक पहुँचेगा। अब मान लीजिए बहुत लंबी रेस है और बीच में एक एक आदमी और खड़ा है, ठीक है। ये मान लीजिए कुछ ऐसा है कि आपको पकड़ाना है और वो पकड़ा के फिनिश तक पहुंचाना है। तो ये क्या करेगा, ये क्या है, ये है हमारा सोर्स, ये क्या है हमारा सोर्स है। मान लीजिए ये क्या है, ये है सीएनएस या फिर ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, समझ आ गई, ये स्पाइनल कॉर्ड है। फिर इसने इसको दिया कुछ चीज़, इसने इम्पल्स इसको दिया, इसने इम्पल्स इसको दिया, और ये हमारे इफेक्टर को पहुंचाएगा। और इफेक्टर क्या हो सकता है, मसल भी हो सकती है, सेल टिश्यू भी हो सकता है, या ग्लैंड्स भी हो सकती हैं, ठीक है, या फिर कोई दूसरा या फिर क्या होगा, मसल होगी या सेल होगी, ग्लैंड होंगे, कोई भी इफेक्टर हो सकता है। और ये लास्ट न्यूरॉन है जिसको लास्ट तक पहुंचाना है। तो ये क्या होगा, ये होगा, ये क्या होगा, ये लास्ट वाला न्यूरॉन होगा, ठीक है, समझ आ गई बात। ओके, नेक्स्ट, दे आर नाइदर सेंसरी, ये सेंसरी भी नहीं है और क्या नहीं है, मोटर न्यूरॉन्स भी नहीं है, बट ये इंटीग्रेट और एनालाइज करने में इंफॉर्मेशन को मदद करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। ठीक है, अब
nerve fibers, axon or dendrites of a nerve cell covered with 1 or 2 or 3 sheaths is called nerve fiber. अब क्या होते हैं, जो एक्सॉन होता है, अभी तक मैंने आपको बिना कवरिंग वाला एक्सॉन बताया था, लेकिन जो हमने फर्स्ट में एक्सॉन देखा था, ये ऊपर सेल बॉडी है, सेल बॉडी से यहाँ पे क्या आया, ये एक्सॉन आई, और एक्सॉन ने क्या बना दिए, ये टर्मिनल आर्बोराइजेशंस बना दिए, ठीक है। यहाँ पे नॉब्स हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे होती है एक शीथ, राइट, ये क्या है, शीथ है, ये क्या है, शीथ है। इसको क्या बोल रहे हैं हम, माइलिन शीथ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, माइलिन शीथ बोला हमने इसको, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ये कंटिन्यूस है, राइट। अब हमने इसको बोला माइलिन शीथ, ये क्या है, माइलिन शीथ है, राइट। सो दिस इज नोन एज माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ कौन बना के जाता है, ये माइलिन शीथ कौन बना के जाता है, ये बना के जाता है कौन, हमारा श्वान सेल। कौन बना के जाता है, श्वान सेल बना के जाता है, ठीक है। अब ये श्वान सेल ने एक्सॉन को कवर कर रखा है। जहाँ कवर नहीं कर रखा है, जहाँ कवरिंग नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोलते हैं, node of Ranvier, right? So axon dendrite of a nerve cell covered with 1, 2 or 3 sheath is called nerve fiber. Dendrites are surrounded by only one sheath. Dendrite सिर्फ एक sheath से covered होती है, और axon 2, 3, 4 sheath से cover हो सकता है, ठीक है। On the basis of structure, the nerve fibers are of two types, medulated या myelinated, या फिर non-medulated and non-myelinated. मेड्यूलेटेड की अगर हम बात करें, सो द नर्व फाइबर्स दे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। अब मेड्यूलेटेड फाइबर्स के अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे कि पहला क्या है, एक्सिस सिलेंडर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिंपली एक्सॉन बोल सकते हैं, राइट। या तो ये क्या होगा, एक एक्सॉन होगा या डेंड्राइट हो सकता है, ठीक है। इट्स न्यूरोप्लाज्म, मतलब एक्सॉन की बात करें तो एक्सोप्लाज्म कंटेन्स लॉन्गिट्यूडनल न्यूरोफिब्रिल्स। क्या है, लंबी लंबी न्यूरोफिब्रिल्स है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि इनमें क्या नहीं होंगे, निसिल ग्रैन्यूल नहीं होगा, फैट ग्लोब्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है, समझ आ गई, एंड गोल्जी बॉडीज नहीं होंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडिंग द एक्सिस सिलेंडर इज कॉल्ड एक्सोलेमा। हमने पढ़ा था कि एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं। एक्सोलेमा कंडक्ट्स द नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। तो एक्सोलेमा किस में मदद करती है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने में मदद करती है। दूसरा पार्ट है मेड्यूलरी शीथ, मतलब माइलिन शीथ। जो मैंने वाइट रीजन्स बनाए थे वो क्या थी, माइलिन शीथ, या फिर हम उसको और क्या बोल सकते हैं, मेड्यूलरी शीथ। सो द मेड्यूलरी शीथ इज कंपोज्ड ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन। ये क्या है, एक तरीके का सब्सटेंस है जिसको बोलते हैं माइलिन। इसमें क्या क्या होता है, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंड वाटर होता है। माइलिन शीथ रिजेंबल करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो एक्सॉन पे जब ये आती है कवरिंग, तो एक क्या होती है, एक्सोलेमा होती है, राइट। मेड्यूलरी शीथ कैसे सर्व करती है, एज एन इंसुलेटिंग लेयर। जैसे हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग पे जब वायर होती है, जो कॉपर की वायर होती है, उसके ऊपर एक क्या होता है, रबड़ की कवरिंग होती है, ब्लू और रेड कलर की। ये माइलिन शीथ, जो माइलिन शीथ है, वो बिजली की तारों पे जो रेड एंड येलो कलर की कवरिंग, रेड ब्लू येलो कलर की जो कवरिंग होती है, उससे मैच करती है, ठीक है। और ये क्या करती है, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द नर्व इम्पल्सेस। सो इट वर्क्स मच इन द मैनर ऑफ कोटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर, और प्रोटेक्ट भी करती है ये वायर्स को, राइट। मेड्यूलरी शीथ कंटिन्यूस है अराउंड द नर्व फाइबर्स in the central nervous system, but nerve fibers of peripheral nerve fibers, it is absent at certain points. अब जो मैंने आपको points दिखाए थे, उनको क्या बोला था हमने, node of, क्या बोला था, node of Ranvier बोला था, right? बोला था कि नहीं बोला था, ठीक है। It is absent at certain points, जिसको क्या बोला गया है, nodes of Ranvier बोला गया है, right? ठीक है। The medullary, ठीक है, द पार्ट ऑफ अ नर्व फाइबर बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स ऑफ Ranvier इज कॉल्ड इंटरनोड। अब क्या है,
अब यहाँ पे क्या था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है, माइलिन शीथ है, तो ये क्या हुई, नोड हुई, ये क्या हुई, नोड हुई, नोड ऑफ रैनवियर। और जहाँ पे माइलिन शीथ है ये क्या हुई, इंटरनोड हुई, क्या हुई, इंटरनोड हुई, ठीक है। Each segment of the myelin sheath is formed by one Schwann cell. Schwann cell के हम बात कर चुके हैं। अब आती है न्यूरीलेमा। तो न्यूरीलेमा क्या है, जब माइलिन शीथ बनती है तो कौन बना रहा है उसको, शॉन सेल बना रहा है। शॉन सेल सिक्रीट करता जा रहा है, तो जब सिक्रीट कर देता है तो माइलिन शीथ के ऊपर एक शॉन सेल की पतली सी साइटोप्लाज्म की कवरिंग रह जाती है, उसको बोलते हैं न्यूरीलेमा। इसलिए उसको और क्या बोलते हैं, श्वान सेल शीथ। सो आउटसाइड द माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के बाहर एक लेयर है श्वान सेल की, साइटोप्लाज्म की, जिसको न्यूरीलेमा बोला जाता है। अ सिंगल लार्ज एंड फ्लैट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म, क्योंकि वो तो खिंच के स्प्रेड हुई है ना, क्या हो रहा है, माइलिन शीथ तो बहुत सारी और उसके ऊपर वो चौड़ा होके स्प्रेड हो गई पूरी, राइट, ठीक है। सो द न्यूरीलेमा इज कंटिन्यूस ओवर द नोड्स ऑफ रैनवियर। जो न्यूरीलेमा है वो नोड्स ऑफ रैनवियर पे भी कवरिंग ले आती है, राइट। श्वान सेल्स माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं, थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द एंडोन्यूरियम कवर्स द न्यूरीलेमा। अब पतली सी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, जैसे हमने क्या पढ़ी थी, एंडोमाइजियम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एंडोमाइजियम पढ़ी थी, जो कहाँ थी, मसल फाइबर्स के ऊपर थी। वैसे यहाँ पे क्या है, एंडोन्यूरियम है, जो किसके ऊपर होगी, नोड्स ऑफ रैनवियर के ऊपर भी आ जाएगी, न्यूरीलेमा के ऊपर भी आ जाएगी, राइट। मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड लैक न्यूरीलेमा। अब स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व फाइबर्स हैं उनके जो मेड्यूलेटेड माइलिनेटेड माइलिन शीथ वाले जो नर्व फाइबर्स हैं उनके ऊपर न्यूरीलेमा नहीं होगा। ड्यू टू लैक ऑफ द न्यूरीलेमा, नर्व फाइबर्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डू नॉट रीजेनरेट आफ्टर द इंजरी। अब मान लीजिए क्या हुआ, आपको ब्रेन में या कहीं भी स्पाइनल कॉर्ड पे चोट लगती है तो क्या होता है बेटा, वो रीजेनरेट नहीं होते न्यूरॉन्स, क्योंकि उनके ऊपर क्या नहीं है, न्यूरीलेमा नहीं है, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है। दीज फाइबर्स हैव एन इनकम्प्लीट कवरिंग ऑफ न्यूरोग्लायल सेल्स विच प्रोड्यूस द माइलिन शीथ। अब न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं, उनकी इनकम्प्लीट कवरिंग होती है जो कि माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं। न्यूरोलेमा प्रेजेंट अराउंड द पेरिफेरल नर्व फाइबर्स enables them to regenerate after injury। तो न्यूरीलेमा का काम क्या हुआ यहाँ पे कि इंजरी के बाद में क्या करना है, रीजेनरेशन करना है, क्या करना है, रीजेनरेशन आफ्टर इंजरी, चोट लगने के बाद में वापस से चीज़ें डेवलप करनी है, राइट। सर्टन एक्सॉन्स गिव आउट लेटरल ब्रांचेस, जिनको कोलैटरल फाइबर्स भी बोला गया है। अब ये क्या होती है, ये मान लीजिए ये एक एक्सॉन है आपका, ठीक है। अब इस एक्सॉन में से क्या निकल रही है, ये टर्मिनल आर्बोराइजेशंस हैं। यहाँ से मान लीजिए एक और ब्रांच निकल रही है, इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, पहली बात तो ये 90 डिग्रीज पे जाएगी, राइट एंगल्स पे जाएगी। इस ब्रांच को हम और क्या बोलेंगे, कोलैटरल फाइबर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोलैटरल फाइबर। ये आती है एट राइट एंगल्स। मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन वाइट मैटर। माइलिनेटेड फाइबर्स कहाँ मिलेंगे, वाइट मैटर जो है, ग्रे मैटर में नहीं, वाइट मैटर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट। एंड व्हेन नर्व इम्पल्स travels along a medullated nerve fiber, it does not proceed uniformly along the length of the axis cylinder but jumps from one node of Ranvier to the next। इसको हम क्या कहते हैं, saltatory conduction of impulses। अब मान लीजिए क्या है, एक न्यूरॉन ये है जिसके ऊपर ये ग्रीन कलर की आपको माइलिन शीथ दिखाई गई है और बीच में जहाँ माइलिन शीथ नहीं है वो नोड्स ऑफ रैनवियर है। दूसरा न्यूरॉन है, ये तो माइलिनेटेड हो गया, राइट, MYELIN, राइट, ये LIN होगा, यहाँ पे भी LIN होगा यहाँ पे, ठीक है, माइलिनेटेड, राइट। अब ये क्या हो रहा है, माइलिनेटेड और ये नोड्स ऑफ रैनवियर है। यहाँ पे क्या नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है, तो ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। अब क्या होता है, मान लीजिए सेल बॉडी में से आ रहा है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ से ऐसे कूदेगा एक एक्सॉन हिलॉक्स से,
यहाँ इस नोड ऑफ रैनवियर पे आएगा, फिर यहाँ से कूदेगा, फिर यहाँ आएगा, तो ये कूद कूद के ट्रांसमिट होगा। जबकि नॉन माइलिनेटेड में ये कैसे ट्रांसमिट होगा, ऐसे 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 धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेगा। तो इम्पल्स माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में जंप करके चलता है, जबकि किसकी तरह चलता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स रैबिट की तरह चलता है, उछल उछल के चलता है, जंप करके चलता है, इसलिए फास्ट पहुंच जाता है, जबकि नर्व इम्पल्स नॉन माइलिनेटेड में टॉर्टॉइस की तरह चलता है, एकदम घिस घिस के चलता है, इसलिए स्लो इम्पल्स कंडक्शन होता है। समझ आ गई? तो अभी हम आगे इसी बात के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो कंडक्शन है इम्पल्स का इज फास्टर इन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स एज कंपेयर टू नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स, राइट। अब फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, सो एक्सॉन, जो कि एक्सॉन के पास में क्या होंगे, जो भी शॉन सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो ऐसे जैसे ये क्या है, ये एक्सॉन है, इसके पास में क्या है, एक शॉन सेल है। शॉन सेल ने एक्सॉन के चारों तरफ क्या बनाना चालू किया, माइलिन शीथ बनाना चालू किया। उसके बाद में क्या बनाया, उसने उसको पूरा कवर कर लिया। अब पूरा कवर करने के बाद में एक कवरिंग तो हो गई, वो दूसरी कवरिंग भी करेगा। अब देखो, एक कवरिंग तो हो गई थी, उसने और कवरिंग एक्सटेंड कर ली। यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक ये पहुँच गया था, ये यहाँ तक पहुँच गया था, अब यहाँ से इसने और एक्सटेंड कर ली यहाँ तक कवरिंग, ठीक है। तो क्या बनाया, मीज़ाक्सॉन फॉर्म्ड बाय इन्वेजिनेशन, राइट। अब मीज़ाक्सॉन elongates and begins to wind round the axon, और ऐसे मल्टीपल लेयर्स बना ली। लास्ट में क्या होएगा, शॉन सेल पतला सा बन जाएगा बिल्कुल, और फ्लैट न्यूक्लियस के साथ में चिपक जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा, न्यूरीलेमा बोला जाएगा। और न्यूरीलेमा क्या है, शॉन सेल की शीथ है। क्या है, शॉन सेल की शीथ, ठीक है, right. The plasma membrane of Schwann cells extends and becomes greatly elongated and comes to be spirally wound around the axon, which is thus surrounded by many layers of plasma membrane. These layers form myelin sheath. ये layers जो है वो क्या करती हैं, myelin sheath बनाती हैं of alternating concentric layers of lipid and protein materials. क्योंकि myelin sheath किसकी बनी हुई है, जल्दी बताओ, माइलिन शीथ किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है, और किसकी बनी हुई है, वाटर की बनी हुई है, ठीक है। सो आउटसाइड द माइलिन शीथ एन एडिशनल शीथ कॉल्ड द न्यूरीलेमा इज फॉर्म्ड, राइट। इन फैक्ट द न्यूरीलेमा इज शॉन सेल साइटोप्लाज्म which is also called Schwann cell sheath, right. Schwann cell nucleus is also present in segment of myelin sheath. शॉन सेल का न्यूक्लियस हमने पढ़ा था कि वो फ्लैट होके पड़ा होता है। ये क्या है, ये हमारा पूरा कंडक्शन दिखाया गया है, और ये आपको क्या दिख रहा है, कोलैटरल फाइबर भी दिख रहा है। ये क्या है, ये जो आपको क्या दिख रहा है, फ्लैट हुआ हुआ, ये शॉन सेल का न्यूक्लियस है। क्या है, ये शॉन सेल का न्यूक्लियस है, फ्लैटेंड न्यूक्लियस है। एंड ये क्या है, ये कंटिन्यूस है, राइट, ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूस है। और यहाँ पे क्या नहीं है, क्योंकि माइलिन शीथ नहीं है, तो ये क्या है, नोड ऑफ रैनवियर है, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, टर्मिनल, आर्बोराइजेशन, साइनेप्टिक नॉब्स, ये दूसरे न्यूरॉन के साथ में, दूसरे पेरिकैरियन के साथ में जुड़ रहा है। यहाँ पे ये मोटर एंड प्लेट से जुड़ रहा है, मतलब मसल्स से जुड़ रहा है, राइट। सो ये दूसरी चीज़ें हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, राइट। नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स मतलब ऐसे न्यूरॉन्स जिनके ऊपर क्या नहीं है, माइलिन शीथ ही नहीं है। सो नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर कंसिस्ट ऑफ एन एक्सिस सिलेंडर सराउंडेड बाय न्यूरीलेमा। सिर्फ क्या है, न्यूरीलेमा है और कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब शॉन सेल की कवरिंग है एंड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। न्यूक्लियाई कॉजेज स्वेलिंग along the fiber, right. Under the electron microscope कुछ ट्रेस माइलिन के दिख सकते हैं हमारे को, और ये जो नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स हैं ये क्या बनाते हैं, ग्रे मैटर बनाते हैं, और जो मेड्यूलेटेड होते हैं वो क्या बनाते हैं, वाइट मैटर बनाते हैं। इनमें नोड्स ऑफ रैनवियर नहीं होती, क्योंकि ऑफ कोर्स
पूरी एक्सॉन पे क्या नहीं है, माइलिन शीथ नहीं है। दे ऑल्सो लैक कोलैटरल फाइबर्स, इनमें साइड से 90 डिग्री पे निकलते हुए एक्सॉन से कोलैटरल फाइबर्स भी नहीं होते हैं, राइट। नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स कहाँ कहाँ मिलेंगे, ऑटोनॉमिक नर्व्स में मिलेंगे, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मिलेंगे, राइट। दे कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस वेरी स्लोली देन द मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है। अब ये स्लोली भी होगा इनमें कंडक्शन। अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन नर्व फाइबर्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। क्या है, नर्व फाइबर्स दो तरह के हो सकते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर्स एंड इफरेंट नर्व फाइबर्स। एफरेंट नर्व फाइबर्स मतलब सेंसरी नर्व फाइबर्स जो कैरी करेंगे नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यही हमने नर्व सेल्स में भी पढ़ा था, न्यूरॉन्स में पढ़ा था। एंड जो इफरेंट हैं, जो इफेक्टर तक लेकर जाते हैं, कैरी द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन्स, राइट। अब न्यूरॉन की पोलैरिटी क्या होती है कि सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ जाएगा, इम्पल्स कभी भी उल्टा नहीं जाएगा। डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन एंड एक्सॉन से प्री साइनेप्टिक नॉब्स, यही रहेगी, राइट। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ऊपर कौन आया, डेंड्राइट्स ने सिग्नल लिया। डेंड्राइट्स को क्या मिला, डेंड्राइट्स को मिला नर्व इम्पल्स, ठीक है। डेंड्राइट से कहाँ गया, सेल बॉडी में गया। सेल बॉडी में कुछ फंक्शनिंग हुई, कुछ प्रोटीन्स बने, वो ट्रांसमिट होंगे किससे, एक्सॉन से, और एक्सॉन से जाएंगे एक्सॉन के प्री साइनेप्टिक नॉब्स पे। कहाँ जाएंगे, प्री साइनेप्टिक नॉब्स पे जाएंगे, और वहाँ से कहाँ जाएंगे, सिक्रीट हो जाएंगे। वहाँ से कहाँ जाएंगे, सिक्रीट हो जाएंगे। तो ये क्या है, न्यूरॉन की पोलैरिटी है, हमेशा नर्व इम्पल्स यही डायरेक्शन फॉलो करेगा, यही पोलैरिटी फॉलो करेगा, ठीक है। समझ आई इतनी सी बात। नेक्स्ट, नर्व्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि मसल होती है, एक पूरी मसल पढ़ी थी हमने, राइट। फिर मसल में हमने क्या पढ़े थे, फाइबर्स पढ़े थे, सॉरी क्या पढ़े थे हमने, ऐसे फैसिकल्स पढ़े थे। ये क्या थे, फैसिकल्स थे। तो यहाँ पे भी क्या है, फैसिकल्स है नर्व फाइबर के। अब यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे नर्व फाइबर्स होंगे, नर्व फाइबर के क्या होंगे, बंडल्स होंगे। ये फैसिकल क्या होते हैं, नर्व फाइबर के बंडल्स होते हैं, राइट, ठीक है। अब ये क्या है, नर्व फाइबर्स है, नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो ये बाहर वाली कौन हो गई, पेरीन्यूरियम, क्या हो गई, पेरीन्यूरियम। अंदर वाली क्या हो गई, सॉरी बाहर वाली क्या हुई, बाहर वाली हुई एपीन्यूरियम। फिर बंडल्स वाली क्या हुई, पेरीन्यूरियम। और ये जो फाइबर्स हैं इनके वाली क्या हुई, एंडोन्यूरियम, राइट। ये समझ आई, इसलिए मैंने आपको पहले मसल सेल्स पढ़ाया और फिर न्यूरल टिश्यू पढ़ाया। नर्व कंसिस्ट सेवरल बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स, fasciculi. Each fasciculum is surrounded by layer of connective tissue called the perineurium. हर fascicle किससे covered है, perineurium से। Perineurium is made up of flattened cells and collagen fibers, मतलब किससे बना है, connective tissue से बना है। किससे बना है, connective tissue से बना है। हर nerve fiber is surrounded by a layer of connective tissue कॉल्ड दी एंडोन्यूरियम। ये भी हमने देख लिया कि हर नर्व फाइबर, ये क्या है, नर्व फाइबर है, ये लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, नर्व फाइबर्स है। और नर्व फाइबर्स किससे कवर्ड है, एंडोन्यूरियम से कवर्ड है, राइट। एंडोन्यूरियम कंटेन्स कोलैजन फाइबर्स, फिब्रोब्लास्ट, श्वान सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स एंड मैक्रोफाजेस। dense layer of connective tissue surrounds the entire nerve called the epineurium। जो external layer होगी, सबसे बाहर वाली जो layer होगी उसको क्या बोलेंगे हम, epineurium बोलेंगे, ठीक है। समझ आए इतनी सी बात, right। So epineurium contains fat which cushions the nerve fibers. Loss of this fat can lead to pressure on the nerves which can cause paralysis. Paralysis भी हो सकता है, लकवा भी मार सकता है, ठीक है। अब ये है, यही वही डायग्राम है जो मैंने आपको कल मसल्स में भी दिखाया था, यहाँ पे वैसे ही नर्व के बारे में है। ये नर्व है पूरी, नर्व के अंदर बहुत सारे फैसिकल्स हैं। फैसिकल्स के अंदर क्या है, ये फैसिकल है, इसको इनलार्ज करके दिखाया तो ये एक क्या है, नर्व फाइबर है।
नर्व फाइबर में क्या क्या होगा, माइलिन शीथ होगी, कवर्ड होंगे, अंदर बहुत सारे फाइबर्स होंगे, राइट। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, श्वान सेल्स हैं, राइट। नोड्स ऑफ क्रानवियर है जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है। इस कवरिंग को हम बोलेंगे एंडोन्यूरियम, नर्व फाइबर की कवरिंग को बोलेंगे पेरिन्यूरियम, और पूरी नर्व की कवरिंग को बोलेंगे हम एपिन्यूरियम, राइट। न्यूरोग्लायल सेल्स, अब क्या है, दूसरा तरीके का क्या है, नर्वस टिश्यू का पार्ट है न्यूरोग्लायल सेल्स। अब ये न्यूरोग्लायल सेल्स क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं, राइट। और क्या सपोर्ट करते हैं, न्यूरॉन्स को और उनके फाइबर्स को सपोर्ट करते हैं। 50% ऑफ ऑल द सेल्स आर न्यूरोग्लायल सेल्स। आपको लगता होगा कि नर्वस टिश्यू में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और क्या होते हैं, बाकी चीज़ें कम होती हैं, जबकि न्यूरॉन्स कम होते हैं। उनको सपोर्ट करने वाले, सहारा देने वाले, कुशन करने वाले सेल्स ज़्यादा होते हैं, और वो सब कहाँ आते हैं, न्यूरोग्लायल सेल्स में आते हैं, ठीक है। दे मे बी डिवाइडेड इनटू मेजर कैटेगरीज, माइक्रोग्लिया एंड मैक्रोग्लिया। लार्ज ग्लियल सेल्स एंड माइक्रोग्लियल सेल्स तो हमने पढ़े थे ना, एक्टोडर्म से बनते हैं, एक्सेप्शन जो है। मैक्रोग्लायल सेल्स लार्ज ग्लायल सेल्स होते हैं और वो एक्टोडर्म से बनते हैं, राइट, ऑफ द एम्ब्रियो, एंड आर ऑफ टू टाइप्स, एस्ट्रोसाइट्स एंड ओलिगोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स अभी आप जब देखोगे तो एस्ट्रोसाइट के आप नाम से ही समझ जाओगे कि वो स्टार शेप्ड है। क्या है, स्टार शेप्ड है, और वो दो तरीके का हो सकता है। एक फिब्रस प्रोसेसेस वाला, फिब्रस मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस है लेकिन उनमें साइटोप्लाज्म कम होता है। एक होता है बहुत सारे साइटोप्लाज्म वाला, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, एस्ट्रोसाइट्स हैं जिनमें क्या होंगे, बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे बाहर, मतलब क्या होगा, ऐसे स्टार शेप की तरह होगा जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होंगे। लेकिन क्यों बोला उसको एस्ट्रोसाइट, क्योंकि वो स्टार शेप्ड है। कैसा है, स्टार शेप्ड है, ठीक है। अब दे मे बी सब डिवाइडेड इंटू फिब्रस एंड प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। अब ये देखो, ये क्या है, स्टार शेप्ड है। इसने क्या किया, एक तरफ तो ये न्यूरॉन्स के ऊपर कवरिंग कर रहा है, दूसरी तरफ ये ब्लड वेसल के ऊपर कवरिंग कर रहा है। ऐसे ये ब्लड वेसल पे करता है और ये ऐसे एकदम साइनेप्टिक जगह पे कवरिंग देता है, ठीक है। फिब्रस हो सकता है जिसमें क्या होगा, जिसमें थिन होगा और एसिमेट्रिकल होंगे, राइट। एंड प्रोटोप्लाज्मिक क्या होंगे, जिनमें ज़्यादा क्या होगा, दे आर मेनली सीन इन ग्रे मैटर एंड देयर प्रोसेसेस आर थिकर, क्योंकि इनमें ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म होगा एज कम्पेयर टू फिब्रस एस्ट्रोसाइट्स, और ये सिमेट्रिकल होते हैं, राइट। इनके सेम लेंथ के प्रोसेसेस होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स आर थॉट टू सेपरेट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स को भी कोई पकड़ने वाला चाहिए ना, जैसे कि हमने देखा था एक्टिन को और मायोसिन को पकड़ने के लिए कौन थी, एम लाइन थी, एक्टिन को पकड़ने के लिए जेड लाइन थी। वैसे ही यहाँ पे न्यूरॉन्स को पकड़ने के लिए कौन है, एस्ट्रोसाइट्स हैं। So they insulate adjacent neurons so that impulses pass from one neuron to the next only over the synapse where packing cells are missing। अब आपने यहाँ पे डायग्राम में देखा कि यहाँ पे एस्ट्रोसाइट ने साइनैप्स पे कवरिंग दी है। क्या दी है, ये साइनैप्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर का कंडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर का कंडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एस्ट्रोसाइट ने क्या दे दी है, कवरिंग दे दी है, वही काम है इसका, ठीक है। एस्ट्रोसाइट कम्युनिकेट करते हैं एक से दूसरे के साथ में थ्रू किससे, कैल्शियम चैनल से। तो कैल्शियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर में, राइट। कहाँ मिलेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर में। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर एंड ऑफ डैमेज नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू खराब हो जाता है उसका रिपेयर करने के लिए कौन आएंगे, ना ये एस्ट्रोसाइट्स आएंगे, राइट। नेक्स्ट ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कैसे होते हैं, देखो जहाँ पे क्या होता है, माइलिन शीथ नहीं होती है, जहाँ पे क्या होता है, माइलिन शीथ नहीं होती है, वहाँ पे ये ओलिगोडेंड्रोसाइट जाकर क्या करेगा,
उस जगह पे माइलिन शीथ बना देगा। देख रहे हो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट ने यहाँ पे क्या बना रखी है, माइलिन शीथ बना रखी है। सो दीज सेल्स आर राउंडेड सेल्स। देखो गोल सेल है, गोल न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ग्लाइकोजन, दे हैव फ्यूअर एंड शॉर्टर सेल प्रोसेसेस। मतलब इनमें ज़्यादा लंबे लंबे एक्सॉन डेंड्राइट्स नहीं होते। दे अकर इन 2 डिस्टिंक्ट एरियाज, नियर द मेड्यूलेटेड नर्व सेल्स एंड नियर द सर्फेसेस ऑफ द सोमाटा। सेल के सोमाटा के पास में, राइट, न्यूरॉन सेल के सोमाटा के पास में ये क्या करते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं अराउंड द एक्सॉन्स विच दैट लाई विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो नर्व सेल्स होते हैं उनके पास में ही होते हैं, और वहाँ पे क्या बनाते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे, हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, क्या थे 2 टाइप्स के न्यूरोग्लियल सेल्स, माइक्रो एंड मैक्रो। सो मैक्रो हमने पढ़ लिए, माइक्रो पे आ जाते हैं अब, राइट। सो माइक्रोग्लियल सेल्स ये छोटे सेल्स होते हैं एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम द मेसोडर्म। दे आर प्रॉबेबली डिराइव फ्रॉम द मोनोसाइट्स, जो कि इन्वेड कर देते हैं ब्रेन को फीटस के टाइम में। जब फीटस होता है उसमें ब्रेन पे जो अटैक करते हैं वो माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं। ये सबसे छोटे न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। माइक्रोग्लियल सेल्स कौन होते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है, सबसे छोटे ग्लियल सेल्स होते हैं। दे आर मोर न्यूमरस इन ग्रे मैटर देन वाइट मैटर एंड माइक्रोग्लियल सेल्स हैव शॉर्ट एंड फाइन प्रोसेसेस। ये क्या करते हैं, मैक्रोफेजिक होते हैं, राइट। दे इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स एंड सेल्यूलर डेब्रिस। कैसे होते हैं ये, फैगोसाइटिक होते हैं। फैगोसाइटिक मतलब जो कचरा खा जाते हैं, सेल डेब्रिस खा जाते हैं, फॉरेन बॉडीज को खा जाते हैं, राइट। दे आर फैगोसाइटिक एंड ऑल्सो एज स्कैवेंजर्स, जो कचरे को भी खा जाते हैं। माइग्रेट करते हैं टू द एरियाज दैट इज इंजर्ड नर्वस टिश्यू एंड फंक्शन एज स्मॉल मैक्रोफेजेस। न्यूरोग्लिया आर ऑफ क्लिनिकल इंटरेस्ट बिकॉज यहीं पे ट्यूमर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, यहीं पे ही, यही सोर्स होते हैं नर्वस सिस्टम के ट्यूमर्स का। फिर आते हैं हमारे पास एपेंडिडाइमल सेल्स। क्या है ये, एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। एपेंडाइमल सेल्स क्या होते हैं, इनके ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। इनके एक तरफ क्या होता है, ये कॉल्यूमनर होते हैं, तो एक तरफ क्या होता है, सीलिया होता है। तो हमने पढ़े थे सीलिया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मूव करने के लिए क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये वही सेल्स हैं कॉल्यूमनर जिनके ऊपर सीलिया होते हैं, और वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं cerebrospinal fluid का। These cells are arranged as epithelial layer, 1 cell thick, which lines the ventricles, cavities of the brain and the central canal of the spinal cord. These vary from squamous, पतले स्क्वामस भी हो सकते हैं, पेवमेंट लाइक भी हो सकते हैं, कॉल्यूमनर भी हो सकते हैं, और जिनके फ्री सरफेस होते हैं उसके ऊपर माइक्रोविलाई और सीलिया होते हैं। ये क्या करते हैं, माइक्रोविलाई तो एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं, और सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। किसका, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, CSF का भी। अब आगे मैं एक डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें आप समझ पाएंगे। ये है वो डायग्राम। ये कौन है, ये सारे एपेंडाइमल सेल्स हैं, एपेंडाइमोसाइट्स हैं। इनके फ्री सरफेस पे क्या है, ये सीलिया लगा हुआ है। यहाँ पे पूरा क्या है, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, राइट। अब ये वेंट्रिकल्स, कैविटीज़ है ब्रेन की, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, राइट। अब इस तरफ क्या है, जो एपेंडाइमल सेल्स है, इनके कुछ प्रोसेसेस बहुत लंबे लंबे होते हैं, जो पीछे किससे कनेक्टेड होते हैं, न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होते हैं, राइट। सो द मूवमेंट ऑफ द सीलिया कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सीलिया मूव करेगा तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मूव करेगा। एपेंडाइमल सेल्स पोजेसेस 1 or more long processes towards the opposite side। देखा ना, दूसरी तरफ, एक तरफ तो क्या है, सीलिया, दूसरी तरफ लॉन्ग प्रोसेसेस हैं, राइट, विच पेनिट्रेट द नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यूज में घुस जाते हैं, राइट। एंड न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स इज द फोर्थ टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। अब ये क्या करते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं हार्मोन्स का। क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, ब्लड वेसल में कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये न्यूरो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, न्यूरो हार्मोन्स। जैसे कि ये स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होते हैं,
एपिथेलियल सेल्स भी जब स्पेशलाइज हो गए थे तो उनको क्या बोला था, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। तो जब नर्व सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं कि वो कुछ सिक्रीट करने लग जाएं, तब उनको बोलते हैं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, जो कि कैसा काम करते हैं, एंडोक्राइन ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। मतलब इनका सिक्रीशन सीधा कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा या फिर लिम्फ में जाएगा। कहाँ जाएगा, ब्लड में या फिर सीधा लिम्फ में। दे रिलीज केमिकल्स, और इन केमिकल्स को क्या बोलते हैं, न्यूरो हॉर्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरो हॉर्मोन्स बोलते हैं, राइट। From their axons into the blood instead of synaptic cleft, right? Neurosecretory cells of hypothalamus of the vertebrate brain secrete neurohormones. क्या बोला, neurohormones, which are carried from the hypothalamus to the anterior lobe of the pituitary gland, where they regulate the secretion of pituitary hormones such as ACTH, thyroid secreting hormone, growth hormone, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone and prolactin, right? So ये थे हमारे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। अब हमारा आता है कि फंक्शन क्या है नर्वस टिश्यू का, meant for reception, interpretation, transmission of information. Sensory cells receive stimuli, right? Sensory neurons carry sensory nerve impulses to the interneurons which send motor impulses through the motor neurons. क्या क्या functions होते हैं आप खुद सोचो। हमारे को किसी भी change का बताना, nerve impulses को ट्रांसमिट करना। एपेंडिडाइमल सेल्स का क्या होता है, एपेंडिडाइमल सेल्स क्या होते हैं, पेनिट्रेट करते हैं नर्वस टिश्यू में, फ्लो करवाते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स क्या करते हैं, न्यूरो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और वो क्या करते हैं, सिग्नल करते हैं दूसरे हार्मोनल ग्लैंड्स को कुछ और हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, राइट। दिस टिश्यू इज ऑल्सो सीट ऑफ एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज एंड कुछ भी याद रखने के लिए हमारे को मेमोरीज बनानी हो तो वो भी कहाँ होंगी, नर्वस टिश्यू में ही होंगी। तो बेटा इसके साथ हमारा पूरा नर्वस टिश्यू कंप्लीट होता है एंड हमने सारे एनिमल टिश्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फ्रॉग के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।